नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल। आज है 14 फरवरी, दिन सोमवार। वक्त हो गया है जी बिजनेस की बहुत ही खास पेशकश इंडिया 360 का। आइए दिन भर की बड़ी खबरों का करते हैं 360 डिग्री एनालिसिस, लेकिन सबसे पहले वो खबरें जो बनी सुर्खियां। रूस यूक्रेन विवाद से सहमे भारतीय बाजार। निफ्टी में 532 अंकों की ऐतिहासिक गिरावट। सेंसेक्स 1750 अंक टूटा। बैंक निफ्टी में 1600 अंकों की भारी गिरावट। रूस यूक्रेन तनाव से दुनिया भर के शेयर बाजार टूटे, मगर कच्चे तेल में आया उबाल। ब्रेंट $96 के पार। 3 महीने की ऊंचाई पर सोने चांदी का भाव। रूस यूक्रेन के बीच नहीं थम रहा तनाव। यूएस बोला कभी भी यूक्रेन पर अटैक कर सकता है रूस। यूक्रेन में फंसे 20,000 भारतीय छात्रों ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर लगाई मदद की गुहार। इंडिया 360 में बताएंगे वो वजहें जो युद्ध के लिए बन सकती हैं जिम्मेदार, और वो वजहें भी बताएंगे जिनसे टल सकता है युद्ध। एलआईसी ने आईपीओ के लिए फाइल किया डीआरएचपी। जी बिजनेस की मांग पर लगी मोहर। पॉलिसी होल्डर्स और कर्मचारियों को मिलेगा स्पेशल डिस्काउंट। रिटेल निवेशकों के लिए 35% कोटा रिजर्व। क्रिप्टो की वैधता को लेकर बोली वित्त मंत्री। सरकार और आरबीआई के बीच बातचीत जारी। कहा दोनों पक्षों में सहमति के बाद ही क्रिप्टो पर कोई फैसला। 3 राज्यों में आज हुई वोटिंग। यूपी की 55 सीटों पर 61% मतदान। गोवा की सभी 40 सीटों पर 75%, तो उत्तराखंड की 70 सीटों पर 60% मतदान। इंडिया 360 में बताएंगे गोवा और उत्तराखंड की जंग में इस बार क्या है खास, और दूसरे चरण के रण में यूपी की इन सीटों पर क्या है चुनावी समीकरण। कानपुर रैली में पीएम मोदी का विपक्ष पर प्रहार। कहा घोर परिवारवादी हारेंगे। यूपी में रंगों वाली होली 10 दिन पहले होगी। देश में थमने लगी है कोरोना की लहर। बीते दिन 34,000 नए केस सामने आए। मौत का आंकड़ा भी घटा। 24 घंटे में 346 मरीजों ने तोड़ा दम। राहत के बीच अनलॉक भी जारी। पश्चिम बंगाल में खुलेंगे स्कूल। और सरकार ने बैन किए चीन के 54 ऐप। यूजर्स का डेटा चुराने और देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने की आशंका। और आइए शुरू करते हैं कवर स्टोरीज से। और कवर स्टोरीज की शुरुआत हम कर रहे हैं मार्केट से। शेयर बाजार के लिए पहला कारोबारी दिन जो रहा हफ्ते का, वो लाल निशान में रहा। रूस यूक्रेन संकट के चलते बाजार भारी गिरावट का शिकार हो गए। खराब ग्लोबल संकेतों ने बाजार का मूड बिगाड़ा। आज सेंसेक्स और निफ्टी में इस साल की सबसे बड़ी इंट्राडे गिरावट दर्ज की गई। इस साल पहली बार निफ्टी 500 पॉइंट से ज्यादा गिरा है। आज के कारोबार में बीएसई के सभी सेक्टोरल इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 1747 और निफ्टी 532 अंक गिरकर बंद हुआ। और क्यों गिरा बाजार, इसके 5 कारण भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला कारण आज बाजार टूटने का रहा रूस यूक्रेन के बीच तनाव, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। और दुनिया भर के विशेषज्ञ यही जाहिर कर रहे हैं कि फिलहाल ये तनाव एकदम से शांत नहीं होगा। शायद ये कुछ लंबा चले। इसके अलावा ग्लोबल बाजारों की टेंशन भारतीय बाजार पर भी हावी रही, और ग्लोबल बाजार की टेंशन फिलहाल उसके केंद्र में भी रूस और यूक्रेन संकट ही है। इसके अलावा एफआईआईज की बिकवाली से भी बाजार सहमे रहे। आज फिर 4,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआईआईज ने की है। शुक्रवार को हमने थोड़ा खरीदारी देखने को मिली थी, लेकिन लगातार आप 3-4 हफ्तों का अगर डेटा निकालें तो यही पाएंगे कि एफआईआईज लगातार बिकवाली कर रहे हैं। और इस बार भी बाजार जो सहमा वो एफआईआईज की बिकवाली की वजह से एक इंपॉर्टेंट ट्रिगर रहा। इसके अलावा ट्रेडर्स ने तेजी की पोजीशन कम की। जैसे जैसे मार्केट टूटता गया उस तरह से लगातार ट्रेडर्स अपनी पोजीशन कम करते हुए नजर आए। तेजी की जो पोजीशन थी वो कम करते नजर आए, और इसका दबाव बाजार पर साफ तौर पर दिखा। बाजार में खरीदार नहीं थे और बिकवाली जोरदार रही। यही वजह है कि ये बना आज का 5वां कारण जिसकी वजह से बाजार टूटे। थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं कि आज बाजार में किस तरह का एक्शन देखने को मिला, और इसको बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे सहयोगी कुशल गुप्ता,
ओवर टू यू कुशल, बताइए आज और किस तरह का एक्शन दिखा मार्केट में? तो कारोबारी हफ्ते के पहले दिन आज बाजार भारी गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आए, जहां पर आप निफ्टी देखिए 500 अंकों से ज्यादा का गिरावट यहां पर आता हुआ दिखा और साथ ही सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में आप देखिए 1600 अंकों से ज्यादा का फॉल यहां पर भी देखने को मिला। तो ओवरऑल बाजारों में भारी गिरावट थी, चौतरफा सभी सेक्टर्स में आपको मुनाफा वसूली या फिर गिरावट का क्लियर कट रुझान आता हुआ नजर आया। निफ्टी में जो अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो यहाँ पर गिरने वाले शेयरों में जो लीड कर रहे थे उसमें JSW स्टील सबसे पहला था, साथ ही HDFC लाइफ, ITC और टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स पर दबाव आज बनता हुआ दिखा। वहीं अगर आप सेक्टर स्पेसिफिक जाएंगे तो PSU बैंक्स यहाँ पर ये इंडेक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट 6% से ज़्यादा का फॉल आता हुआ नजर आया। और आप देखिए तमाम बैंक्स जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और PNB जैसे स्टॉक्स में भी आपको 6% से ज़्यादा की गिरावट रही। रियल्टी स्पेस भी पीछे नहीं था गिरावट का क्लियर कट रुझान दिखाने में, जिसमें IB रियल एस्टेट, कोल्टे पाटिल, DLF जैसे स्टॉक्स में 5% से ज़्यादा का फॉल देखने को मिला। मेटल स्पेस से खराब नतीजों के बाद आप देखिए और बाजार की जिस तरह की गिरावट रही थी, हिंदुस्तान कॉपर यहाँ पर 9% से ज़्यादा का फॉल आया और साथ ही JSW स्टील तो गिरावट का रुझान दिखा ही रहा था। टाटा स्टील में भी आपको दबाव देखने को मिला और अंत में आप जीके हिट कॉल्स भी देखें तो बाजार की गिरावट में यहाँ पर जो जिस तरह के सेल कॉल्स आते हुए नजर आए वो काफ़ी कारगर साबित होते हुए दिखे, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, वागले जी ने आपको बताया था, इंडसइंड बैंक पर भी विशेष जी की राय थी और वेदांता सुमित जी ने भी आपको रेकमेंड किया था। तो ओवरऑल आप देखिए बाजार का मोमेंटम जो था वो आज नीचे की तरफ था। अब ये देखना होगा कि जो ट्रेंड है कल के सत्र में रिवर्स होता है या नहीं। शुक्रिया कुशल। अब सवाल यह है कि इस गिरावट के बीच बाजार में कहां नजर रखें, क्या करे एक आम निवेशक, ये बताने के लिए हम रुक करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी जी का, जो बताएंगे कि बाजार में कल कहां नजर रखनी है। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स 300 अंक नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे, यानी कि डर तो यह है कि आज भी अमेरिका में सेशन खराब ही रहेगा। लेकिन कुल मिलाकर कल सुबह जब हम ट्रेड पर लौटेंगे तो 2-3 चीज़ें बड़ी खास है आपके लिए। सबसे पहले तो ये देखिए रूस और यूक्रेन के बीच में क्या कुछ हो रहा है। तनाव वहीं का वहीं है, जस का तस, बढ़ रहा है या घट रहा है। इसी के दम पर बाजार रहेंगे वोलेटाइल और डायरेक्शन भी वहीं से लेंगे। किसी भी तरह की खबर बाजार में बड़ा मुंह किसी भी एक तरफ ला सकती है, पहला। दूसरा, अमेरिकी बाजार कहाँ बंद हुए और डाउ फ्यूचर्स किस तरह का रुझान दिखा रहे हैं, ये दूसरी चीज़ होगी जिन पर भी आपको नज़र रखनी है। हमारे बाजारों के लिहाज से ये देखना होगा कि आज की जो तेज़ गिरावट हुई है उसमें वाकई में बिकवाली लोकल फंड्स ने, FIs ने दबाकर की है या फिर ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस ज़्यादा ट्रिगर हुए हैं या फिर अल्गो ट्रेड्स वहाँ पर ज़्यादा बिकवाली हुई, वो देखना भी ज़रूरी होगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनके दम पर हम कल शुरुआत करेंगे। मेक और ब्रेक लेवल है आपके लिए 17,000 के ऊपर निकलने पर ही आपको मजबूती तो नहीं कहूँगा कि ये कह सकते हैं कि सांस लेने जैसा पहला संकेत आएगा कि हाँ हम ठीक है। 16,800 के नीचे फ्रेश कमजोरी और बढ़ती हुई नजर आएगी और अगर 16,800 के नीचे कल बंद होते हैं तो आप 16,200 16,400 तक की डाउन साइड रिस्क के लिए तैयार हो जाते हैं। 17,000 के ऊपर निकल कर टिके तो फिर ऐसे में 17,300 17,375 वो रेंज होगी जहां तक अगर रिकवरी आती तो प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना बनेगी। बैंक निफ्टी 37,000 के आसपास आया है नीचे की तरफ कमज़ोर होकर बैंक निफ्टी, और अगर नीचे आता है तो आप 35,300 35,500 के आसपास बड़ा सपोर्ट है। उससे पहले 36,300 36,500 भी सपोर्ट के तौर पर काम कर सकता है। ऊपर कूद कर आए तो आपके लिए जो लगभग आप समझ लीजिए 37,700 से 37,850 की रेंज है जहां पर बैंक निफ्टी रुकता अटकता नजर आएगा। तो काफ़ी लेवल्स ऐसे बड़े टूटे हैं, बड़ी गिरावट हुई है, लेकिन एक चीज़ तय है, रुझान कमजोरी का है, ट्रेंड बिकवाली का है। लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में जिन वजहों से ट्रेंड खराब होता दिखा है, किसी भी तरह की खबरें बाजार को भारी उतार चढ़ाव दिन के दौरान भी ओवरनाइट भी दिखा सकते हैं। तो अपनी पोजीशन पर रिस्क मैनेजमेंट आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, ओवरनाइट ट्रेडिंग पोजीशन मिनिमम रखनी है, ये ध्यान में रखें। चलिए अब बात जो मूड बिगाड़ रही है मार्केट का मूड बिगाड़ने वाला रूस और यूक्रेन का विवाद खत्म नहीं हो रहा है। इस बीच यूक्रेन संकट पर अमेरिका ने चौंकाने वाला बयान दिया है। अमेरिका ने दावा किया है कि रूस ने यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर अपने सैनिकों की संख्या और बढ़ा दी है। पहले 1 लाख थे, अब ये 1,30,000 हो गई है। मामले में यूक्रेन के राष्ट्रपति
वोलोदिमिर जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से करीब 1 घंटे तक बातचीत की थी। बातचीत में तय हुआ था कि रूस के हमले को रोकने के लिए कूटनीति के साथ दूसरे उपाय भी किए जाएंगे। वहीं यूक्रेन संकट को टालने को लेकर जर्मनी भी कोशिशों में लगा हुआ है। रूसी हमले की आशंका को देखते हुए जर्मन चांसलर ओलाफ स्कॉल्ज यूक्रेन पहुंच चुके हैं। स्कॉल्ज यहां से मॉस्को जाने की योजना भी बना रहे हैं। वो व्लादिमीर पुतिन से भी मिलेंगे। इस मामले में वो युद्ध टालने का प्रयास करने की कोशिश करेंगे। अमेरिकी अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि रूस इसी सप्ताह हमला कर सकता है। और इस बीच जापान ने भी अपने दूतावास की तरफ से अपने ज्यादातर कर्मचारियों को वापस बुला लिया है। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने दूतावास को जो है फिलहाल यूक्रेन में बंद कर दिया है। तो तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई में युद्ध होगा, और सवाल यह भी है कि क्या युद्ध को टाला जा सकता है। ये दो ऐसे सवाल हैं जिन पर अब सारी दुनिया की नजर है। अब आपको जरा ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किन किन परिस्थितियों में युद्ध हो सकता है और किन किन परिस्थितियों में युद्ध नहीं हो सकता है। सीधे सीधे हम पूरी दुनिया भर के जो मीडिया में छपी हुई रिपोर्ट्स हैं उनका रिसर्च करके लाए हैं। दुनिया भर में विश्लेषक, जानकार, पत्रकार क्या कह रहे हैं, वो दो टॉपिक जिनकी वजह से या तो युद्ध होगा या नहीं होगा। पहले युद्ध होगा। आप देखिए ग्राफिक्स में आपको समझाते हैं कि पहला वो कारण जिससे युद्ध होगा, अगर यूक्रेन नाटो में शामिल होने की जिद पर अड़ा रहता है। जैसा कि यूक्रेन लगातार कह रहा है कि हमें अपनी सीमा की सुरक्षा करनी है और इसके लिए हमें नाटो में शामिल होना है। और आपको बताएं कि 2008 में यूक्रेन ने नाटो में शामिल होने की अर्जी दे दी थी और तब से वो चाहता है कि वो चला जाए। अगर वो इस जिद पर अड़ा रहा तो युद्ध होना अवश्यंभावी बताया जा रहा है। दूसरा जो कारण जिसकी वजह से युद्ध होगा वो है पश्चिमी देशों की अगर कूटनीति अगर फेल हो जाती है, वो अगर ऐसा हुआ तो फिर ये दूसरा ऐसा कारण होगा जिसकी वजह से युद्ध का होना अवश्यंभावी बता रहा है। पश्चिमी देशों की रणनीति क्या है? पश्चिमी देशों की रणनीति यह है कि जैसे तैसे येन केन प्रकारेण यूस पर दबाव बनाया जाए कि आप पर हम अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगा देंगे। आपकी जो एनर्जी के जितने भी खरीदार देश हैं जुड़े हुए, वो रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय एक माहौल बनाने की कोशिश, लेकिन अगर उसमें पश्चिमी देश फेल हो जाते हैं तो फिर युद्ध होकर रहेगा। इसके अलावा पश्चिमी देशों के सैन्य दखल से अगर रूस उकसावे में आ जाता है तो भी युद्ध हो सकता है। और आपने देखा कि रूस बार बार कह रहा है कि हम कोई युद्ध नहीं चाहते, लेकिन पश्चिमी देश ऐसी हरकत कर रहे हैं जिनकी वजह से ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं युद्ध हो। और अगर ऐसा हुआ तो रूस चुप नहीं बैठेगा, ये धमकी बार बार दे रहा है। तो अगर उकसावे में रूस आ गया और कुछ उसने इस तरह का स्टेप उठाया तो युद्ध होकर रहेगा। एक और कारण जिसकी वजह से युद्ध हो सकता है, यूक्रेन पश्चिम की मदद से क्रीमिया को वापस पाने की कोशिश करे, क्योंकि पुतिन बार बार यही कह रहे हैं कि ये सारी कहानी जो है 2014 में जो क्रीमिया पर कब्जा किया था रूस ने, उस क्रीमिया को वापस यूक्रेन में शामिल करने की और उसे हथियाने की कोशिश है। तो ये अगर रूस की ये जो डर है अगर वो वाकई में धरातल पर उतरता नजर आता है, वाकई में अगर पश्चिमी देशों की मदद से यूक्रेन ऐसा करने की कोशिश करता है तो फिर युद्ध होकर रहेगा। और एक पांचवा कारण, और वो है रूस अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को एक्टिवेट कर दिया। फॉल्स फ्लैग क्या है? पश्चिमी देशों का यह कहना है कि रूस एक जमीन तैयार कर रहा है हमला करने की, और वो कोई ना कोई ऐसा बहाना निकाल लेगा जिससे दुनिया रूस पर यह आरोप भी नहीं लगा पाएगी कि रूस गलत कर रहा है, और रूस उस हमले के बलबूते, उस कारण के बलबूते यूक्रेन पर हमला बोल देगा। और तीन तरफ से तो यूक्रेन को रूस ने घेर ही लिया है। तो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को अगर एक्टिवेट कर दे तो फिर युद्ध होकर रहेगा। लेकिन अब आपको वो 5 कारण बताते हैं जो 5 कारण ये सुनिश्चित करेंगे कि युद्ध ना हो। उसमें पहला कारण क्या है जरा आपको बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। देखिए, पहला कारण, रूस पश्चिमी देशों के कड़े प्रतिबंधों से अगर डर गया, जो ऐसा होता हुआ फिलहाल दिख नहीं रहा है। क्या वाकई में रूस प्रतिबंधों से डरता है? व्लादिमीर पुतिन बार बार ये साबित कर चुके हैं, ये साफ कर चुके हैं कि उन्हें किसी तरह के प्रतिबंधों से डर नहीं है। वो बार बार ये कह चुके हैं कि हमको सिर्फ अपनी सुरक्षा के लिए कदम उठाने हैं और वही हम कर रहे हैं। तो क्या वाकई में रूस किसी तरह के प्रतिबंधों से डर जाएगा? अगर ऐसा हुआ तो युद्ध नहीं होगा, अगर दबाव बना देते हैं रूस पर। तो दूसरा कारण, नाटो समेत अगर यूरोपियन यूनियन रूस की शर्तों को मान ले। और रूस की शर्तें क्या हैं? रूस की शर्तें हैं, पहली शर्त, यूक्रेन किसी भी सूरत में नाटो में शामिल ना हो। और दूसरी शर्त यह है
कि पहले यूएसएसआर के पार्ट रहे जो देश हैं उनको भी आप नाटो से हटाइए। तो ये दो बड़ी शर्तें, इसके अलावा भी शर्तें हैं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो क्या वाकई में रूस की इस शर्त को पश्चिमी देश और यूं मानेंगे? ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर मान लेते हैं तो फिर युद्ध नहीं होगा। तीसरा कारण आपको बताते हैं जिसकी वजह से युद्ध नहीं होगा। अगर सैन्य टकराव से बचने के लिए यूक्रेन रूस की शर्तें मान ले, हम नहीं जाएंगे नाटो में। देखिए, ये खबर भी आ रही है कि यूक्रेन कुछ ऐसे संकेत दे रहा है कि वो नाटो में नहीं जाएगा। शायद इस युद्ध को टालने की यूक्रेन की रणनीति हो, लेकिन अगर ऐसा होता है कि यूक्रेन चुपचाप मान ले रूस की बात कि ठीक है हम नहीं जाएंगे नाटो में, तो फिर युद्ध नहीं होगा स्वाभाविक रूप से। एक और कारण, हर पक्ष शर्तों के साथ समझौता कर ले। जो पुतिन की मांगे हैं और जो पश्चिमी देशों की चिंताएं हैं, अगर टेबल पर बैठकर बातचीत करके ये सब खत्म हो जाता है, कुछ उनकी सुनी जाए कुछ इनकी सुनी जाए, बीच में एक नतीजा निकाला जाए, वो नतीजा क्या होगा। लेकिन अगर सब कोई सुन के एक दूसरे को एक समझौते पर पहुंच जाते हैं तो युद्ध नहीं होगा। और आखिरी जो कारण है, रूस को अगर राजनयिक जीत का श्रेय दे दिया जाता है। देखिए, पुतिन को कहा जाता है कि वो बड़े ईगो वाले व्यक्ति हैं, उनके ईगो को शांत करने के लिए कह दिया जाए कि भाई पुतिन तुम जीते हम हारे, जैसा है वैसा रहने दो, तुमने जितना ये तनाव क्रिएट किया आप ही जीते हम हारे, लेकिन यथास्थिति बरकरार रखी जाए और श्रेय दे दिया जाए एक तरह से पुतिन को, तो यह माना जा रहा है कि शायद इस युद्ध को टाला जा सकता है। अचल मल्होत्रा साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमने अपने अपने विश्लेषण तो दे दिए, लेकिन मल्होत्रा साहब से पूछ लेते हैं, जाने माने राजनयिक हैं, विदेश मामलों के जानकार भी हैं। अचल सर, बहुत बहुत स्वागत है। हमने तो सर दो परिस्थितियां बताई अपने दर्शकों को कि 5 कारण युद्ध हो सकता है, 5 कारण युद्ध नहीं हो सकता है। ये हमने अलग अलग विश्लेषणों का रिसर्च किया, उसके बाद लाए। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे सर? क्या वाकई में, पहले तो ये बताइए आपकी नजर में क्या युद्ध हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं, देखिए, आपने जो भी आपने जो कारण बताए हैं काफी वेल रिसर्च्ड हैं, बहुत लॉजिकल हैं, लेकिन एक कारण है मुझे लगता है कि कब से कब रशिया जो है उक्रेन पे अटैक नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, रशिया को उक्रेन पे अटैक करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। आप 2008 में चले जाएंगे और 2008 में जब पहली बार ये अनाउंस किया गया था कि जॉर्जिया और उक्रेन आने वाले किसी भी समय में नाटो के मेंबर बनेंगे, तभी से रशिया ने जो है अग्रेसिव पोस्चरिंग करनी शुरू कर दी है। उसने जॉर्जिया पे भी उस समय युद्ध तो जरूर किया था, जॉर्जिया पे अटैक तो जरूर किया था, लेकिन जो जॉर्जिया की ब्रेकअवे रीजन्स हैं, अब्खाजिया और साउथ ओसेटिया, उनकी इंडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करके खुद अपने आप को वहां एस्टैब्लिश नहीं किया। रूस ये जानता है, आज परिस्थितियां ये है कि अगर रूस चाहे तो 2 घंटे में वो उक्रेन की कैपिटल कीव तक पहुंच सकता है, लेकिन रूस इस बात को समझता है कि ऐसा करने से उसे लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान होगा। वो कैप्चर तो जरूर कर लेगा, लेकिन उक्रेन को होल्ड नहीं कर पाएगा। उसकी अप्रोच वही रहेगी जो इससे पहले की थी। पहले उसने क्रीमिया को एक ऐसी परिस्थिति बनाई, वहां एक ऑर्केस्ट्रेटेड रेफरेंडम कराया। रेफरेंडम के चलते लोगों ने ये कहा कि वो रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो उसने क्रीमिया को 2014 में इनकॉर्पोरेट कर लिया रशिया के अंदर। अभी वो ईस्टर्न उक्राइन जो है वहां पे, वहां की जो सेपरेटिस्ट फोर्सेस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है, और जरूरत पड़ी तो आने वाले वक्त में वो ईस्टर्न उक्राइन को भी उक्राइन से अलग कराने की कोशिश करेगा। वो डायरेक्ट बिल्कुल अटैक नहीं करेगा। बट सर, जो यूएस कह रहा है कि 16 तारीख को कुछ बड़ा होने वाला है, क्या होने वाला है? यूएस, देखिए बात सुनिए, जो बाइडेन की आप थोड़ा इतिहास देखिए, पिछले कुछ समय से खासतौर से जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, हेलो जी जी जी, जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे तो उसके बाद उन्होंने जो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी अपनाई और उन्होंने अपने यूरोपियन और नेटो अलाइज को काफी डिसअपॉइंट किया। अब बाइडेन ने वापस आने के बाद कहा था कि वी हैव कम बैक। अब वो इस कोशिश पे लगे हैं कि किसी तरीके से अपने जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है पूरी दुनिया को दिखाएं कि अमेरिकन लीडरशिप जो है वापस आ गई है और दे आर गोइंग टू लीड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब उन्होंने चाइना को एक टारगेट किया है एक तरफ, वहां वो क्वाड और इंडो पैसिफिक की अपनी पॉलिसीज को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पे वो अब जो है रशिया से कन्फ्रंटेशन कर रहे हैं। अब देखिए, उक्रेन की नाटो मेंबरशिप 2008, 14 साल हो गए इस बात को।
अगर नेटो ने उसे दे दी होती मेंबरशिप तो दे दी होती। जी। अब यूरोपियन इन नेटो कंट्रीज के बीच में भी इस बात को लेके मतभेद। और फिर देखिए बात ये है कि ये जो सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, आज तक रशिया किसी भी किस्म की सैंक्शन से डरे नहीं। बल मैं यही कह रहा था, मैं यही कह रहा था कि और क्या रूस वाकई में पश्चिमी देशों के कड़ी प्रतिबंधों से डरेगा? पहला सवाल यही है। नाटो समेत क्या ईयू की जो पूरा गठबंधन है, क्या वो रूस की शर्तों को मान लेगा? सैन्य टकराव से बचने के लिए क्या रूस वाकई में यूक्रेन जो है वो रूस की शर्तें मान लेगा? और क्या वाकई में बाइडेन चुपचाप बैठे रहेंगे या बाइडेन के जेस्चर्स को और उनके एग्रेशन को इग्नोर करके क्या पुतिन भी स्टेटस को मेंटेन रख पाएंगे? ये कैसे सवाल हैं जो हर किसी की नज़र में होंगे। हर पक्ष शर्तों के अपनी अपनी शर्तें चाहता है, लेकिन हर पक्ष अपनी अपनी शर्तों के साथ क्या किसी समझौते पर पहुंच पाएंगे? अब देखिए, इससे पहले आपको याद होगा फ्रांस ने कोशिश की थी। अचल सर हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। अचल सर, हमने देखा कि मैक्रोन साहब आए थे और मैक्रोन साहब ने कोशिश की थी कि भाई वो कम से कम कोई सुलह करवा लें, लेकिन एक तरह से मखौल उड़ गया मैक्रोन साहब का पूरी दुनिया में। उनके सिर्फ मीम्स रह गए, वो किसी नतीजे पर पहुंचे नहीं। अब जर्मन चांसलर आ रहे हैं, क्या जर्मन चांसलर वो कर पाएंगे कल व्लादिमीर पुतिन के साथ मीटिंग में जो मैक्रोन नहीं कर पाए? नहीं, देखिए बात ये है कि चाहे वो जर्मनी हो, चाहे यूरोप ये फ्रांस हो या यूरोप के बहुत सारे दूसरे देश, उनकी एनर्जी सिक्योरिटी काफी हद तक जो है वो रशिया से जो गैस सप्लाईज है उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो वो अभी सैंक्शंस की बात को भी लेके वो नहीं चाहते कि और ये वही कंट्रीज में से वो कंट्रीज हैं जो इस बात को फेवर में नहीं है कि नेटो या जॉर्जिया को नेटो में लिया जाए। और वो जानते हैं कि अगर ये जो अमेरिकन प्रेशर है उनके ऊपर नॉर्थ स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन को ऑपरेशनलाइज नहीं करने दिया जाएगा, तो इसका असर सीधा सीधा उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा। और ना सिर्फ उनकी एनर्जी सिक्योरिटी पे पड़ेगा, पूरी दुनिया में जो है एनर्जी मार्केट का पे इसका एडवर्स इम्पैक्ट होने वाला है। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा वाया मीडिया क्या निकाला जाए कि एक विन विन सिचुएशन दिखाई दे और ऐसा लगे कि ना तुम हारे ना हम हारे, आपकी भी जीत हमारी भी जीत। तो फिलहाल अगर कुछ समय के लिए आप देखिए, अभी हाल ही में जो यूक्रेन के एम्बेसडर है अमेरिका में, उन्होंने इस बात का संकेत दिया है कि क्यों ना रशिया से सीधे सीधे बात कर ली जाए और उनसे कहा जाए कि फिलहाल हम नेटो की मेंबरशिप में इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ। तो देखिए, नेटो भी किसी ऐसी कंट्री को अपने बीच में नहीं मिलाता जिससे उनकी समस्या बढ़ जाए। आज में बिल्कुल हम देख रहे हैं कि बिल्कुल, और इसी बात का हम जिक्र भी कर रहे थे कि 2008 में जब अप्लाई किया था उसके बाद से नेटो ने भी एक तरह से इग्नोर किया था उनकी इस डिमांड को यूक्रेन की। लेकिन वाकई में जो आपने कहा कि यूक्रेन में यूएस, मैं आपको याद दिलाऊं, जब जॉर्जिया पे बात हुई थी 2008 में, तो अमेरिका और यूरोप चुप खड़े रहे। बिल्कुल चुप रहे, जबकि जॉर्जिया को बहुत उम्मीद थी कि अमेरिका उनके आके इंटरवीन करेगा। फिर क्रीमिया में वो दोनों सब लोग चुप रहे। और अगर आज यूक्रेन नेटो के मेंबर हो जाते हैं तो फिर नेटो के लिए ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि अगर यूक्रेन की सिक्योरिटी पे कुछ आंच आती है तो फिर उन्हें मिलिटरीली इंटरवीन करना पड़ेगा। लेकिन फिर पुतिन की वो जो डिमांड है कि जो हमारे पूर्व यूएसएसआर के सदस्य रहे हैं, उसमें चाहे बाल्टिक नेशंस हो या दूसरे, उनकी भी आप सदस्यता रद्द कीजिए, तो क्या इस पर नाटो राजी होगा? देखिए, ऐसा है कि जब इस तरह की बार्गेनिंग होती है तो आप मैक्सिमलिस्ट डिमांड्स लेके आते हैं। यस, आप जानते हैं कि बहुत सारी डिमांड्स हैं जो किसी भी हालत में मंजूर नहीं की जाएंगी, लेकिन जब फिर बार्गेनिंग होती है तो आप कहते हैं अच्छा चलिए जहां तक आप आ गए, अब इससे आगे मत बढ़िए। हाँ। इस समय रशिया की सबसे बड़ी जो सोच है, ये सबसे बड़ा उनका कंसर्न है कि नेटो ठीक है, आपने फॉर्मर वॉर्सा पैक्ट कंट्रीज पोलैंड वगैरह में आ गए, आप बाल्टिक में भी आ गए आप, लेकिन आप ऐसे मत आइए कि जॉर्जिया और यूक्रेन जैसी कंट्रीज जो बिल्कुल जिसके बॉर्डर्स जो है रशिया के साथ लगते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ कि नेटो बिल्कुल रशिया के पिछवाड़े में आके बैठ जाएगी, वहां डिप्लॉय करेगी अपने न्यूक्लियर वेपन्स, तो वहां सीधा सीधा उसकी सिक्योरिटी पे असर पड़ेगा। तो आप मैक्सिमलिस्ट डिमांड लेके चलिए, 4 में से 3 आपकी, एक आध आपकी मान ली जाएगी। डिमांड्स की लकीर इतनी लंबी कर दीजिए कि जब नेगोशिएशंस हो तो ऐसा लगे कि रूस अपने कदम पीछे खींच रहा है, जबकि रूस जानता है कि उसने ऐसी डिमांड की है।
यानी कि बार्गेनिंग, डिप्लोमेसी यानी कि पुतिन ने बहुत अच्छे ढंग से होमवर्क किया हुआ है कि अगर बार्गेनिंग होती है तो उसे एग्जैक्टली आउटकम क्या चाहिए, और आउटकम वही होगा जो पुतिन चाहते हैं इस पूरे विवाद में। जी, और आउटकम सिर्फ आज की तारीख में वही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मान लीजिए कि अगर यूक्रेन को एक बफर जोन बना दिया जाता है, आपकी एक तरफ पोलैंड और जर्मनी है जो नाटो मेंबर्स हैं, एक तरफ रशिया है, बीच में यूक्रेन एक बफर जोन, न्यूट्रल जोन टाइप हो जाता है, तो उनका जो है जो मेजर डिमांड है वो पूरी हो जाती है, तो बाकी सब चीजें फिर पीछे हो जाती है। चलिए इसके सर, हम बदले भी में उम्मीद करते हैं कि अब डिमांड किसी की भी पूरी हो, अब कोई जीते कोई हारे, लेकिन ये तनाव खत्म हो, क्योंकि इस तनाव का असर अब धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रहा है। सारे मार्केट्स हमने देखा कि उसके तनाव को झेल नहीं पा रहे हैं, बहुत इग्नोर करने की कोशिश की मार्केट्स ने भी, लेकिन अंततोगत्वा वो असर दिखाई दे रहा है इस पूरे तनाव का, और जितनी जल्दी ये खत्म हो उतनी जल्दी सब राहत की सांस लें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला, इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर विश्लेषण दिया, शुक्रिया। शेयर बाजार पस्त है मगर कमोडिटी मार्केट में बहार है। जी हां, रूस यूक्रेन में तनाव से कच्चे तेल में उबाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट आप देखिए $96 के पार पहुंच चुका है, और साथ ही साथ सोने और चांदी के भाव भी 3 महीने की ऊंचाई पर हैं। क्या है इस तेजी के कारण बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा। एमजे, बताइए क्रूड में उबाल क्यों, और कमोडिटी किस तरह से रिएक्ट कर रहा है यूक्रेन विवाद को? बिल्कुल, और जिस तरह से ये तनाव बढ़ने की खबर मार्केट में आई, तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, ज़बरदस्त तेज़ी आई। बुलियन में, क्रूड में, मेटल में चौतरफा तेज़ी का माहौल बना। और ये तेज़ी क्यों बनी, ये जानने समझने के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि रूस यूक्रेन टेंशन का कमोडिटी मार्केट से क्या कनेक्शन है। तो आप देखिए कि जो रूस है वो गैर ओपेक देशों में सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का दुनिया गैर ओपेक देशों में। लिहाजा अगर ये तनाव बढ़ता है तो उत्पादन प्रभावित होगा और सप्लाई चेन डिस्टर्ब होगा, उसका बड़ा इंपैक्ट मार्केट पर दिखा, और एक झटके में भाव $96 प्रति बैरल के ऊपर चला गया। दूसरी बड़ी बात कि यूरोप को सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस का एक्सपोर्ट करता है, और इसलिए आप आज देखिए आप नेचुरल गैस के दाम भी 5-6% बढ़ गए। जहां तक सवाल बुलियन मार्केट का है, सोने चांदी का है, तो जब भी दुनिया के आर्थिक हालात या राजनीतिक हालात खराब होते हैं तब सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड ज़बरदस्त तरीके से बढ़ती है, और इसीलिए आज देखिए आपकी गोल्ड एक झटके में 49,500 रुपये के ऊपर चला गया। ज़बरदस्त बाइंग आई, क्योंकि सुरक्षित निवेश के तौर पर डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि जो निवेश के बाकी विकल्प हैं वो फीके पड़ने लगते हैं। और अभी आपने बताया कि मार्केट में कितनी गिरावट आई है, शेयर मार्केट में, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी और घरेलू बाजार में भी, तो इसका सीधा फायदा निवेश के तौर पर गोल्ड को मिलता है। अब सवाल यह है कि क्या ये तेज़ी कंटिन्यू रहेगी। इस पर आज हमने कई बड़े एक्सपर्ट से बात की है। उनका ये कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन का तनाव बढ़ता है तो जाहिर तौर पर यह तेज़ी कंटिन्यू रह सकती है, लेकिन अभी मार्केट के सारे फंडामेंटल गॉन हो गए हैं। सिर्फ रूस और यूक्रेन का विवाद बाजार पर हावी है और उसी पर मार्केट की आगे की चाल निर्भर करेगी, टिकेगी। तो सबसे दिलचस्प ये होगा देखना कि अब आगे के हालात होते क्या हैं। हालांकि वैसे भी फंडामेंटली क्रूड का मार्केट स्ट्रांग है, सप्लाई कम है, डिमांड ज़्यादा है। गोल्ड का मार्केट भी मजबूत बताया जा रहा है क्योंकि लंबे समय से गोल्ड एक रेंज में घूमता आ रहा था, तो अब वहाँ पर भी बाइंग लौट रही है। तो कुल मिलाकर हालात अभी तेज़ी के ही दिख रहे हैं। जी शुक्रिया एमजे इस तमाम जानकारी के लिए। और कमोडिटी मार्केट पर यूएस, रशिया और यूक्रेन का ये जो पूरा का पूरा विवाद चल रहा है वो किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं जरा अमेरिकी बाजारों की, वहाँ देख लेते हैं कि किस तरह की ओपनिंग्स वहाँ पर हो रही हैं, क्योंकि सबकी नज़रें इस वक्त यूएस मार्केट पर भी होंगी। हालांकि क्या ट्रिगर ले पाएगा मार्केट या नहीं वहाँ से, ये तो अलग बात है, लेकिन फिलहाल बाजारों पर आप नज़र डालिए। मिले जुले फिलहाल कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं वहाँ के इंडाइसेस। डाउ जोन्स देखिए लगभग आधे फीसदी से ज़्यादा की गिरावट के साथ 235 अंकों के करीब की गिरावट के साथ जो है 34,512 के स्तर पर डाउ जोन्स काम कर रहा है। और नैस्डैक को आप देखिए तो आप फ्लैटिश कह सकते हैं, सपाट है। 33 पॉइंट्स की तेजी के साथ 13,824 के स्तर पर नैस्डैक कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो मिली जुली ओपनिंग हुई है अमेरिकी बाजारों में। और अब बात उस आईपीओ की जिसने पूरे मार्केट में हलचल मचाई हुई है।
LIC का मेगा IPO कहा जा रहा है आने वाला है और इसे लेकर बाजार में हलचल लगातार तेज है। ये IPO पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल होगा और इसमें सरकार अपनी 5% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी कर रही है। माना यह जा रहा है कि LIC का IPO इक्विटी मार्केट के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। कैसे, देखिए इस रिपोर्ट। भारतीय शेयर बाजार के IPO इतिहास का सबसे बड़ा IPO LIC अब जल्द ही निवेशकों के लिए खुलने वाला है। सरकार ने LIC के IPO को लेकर सेबी के पास दस्तावेज जमा कर दिए हैं। तकनीकी भाषा में कहें तो DRHP फाइल कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो LIC का IPO इस साल आना तय है। DRHP फाइल करने के साथ ही अब स्थिति साफ हो गई है कि सरकार LIC की कितनी फीसदी हिस्सेदारी बेचेगी। इस IPO के आने से ये भी साफ हो जाएगा कि 6 दशक से अधिक समय से LIC ने जिस भरोसे को कायम किया हुआ है, क्या वह भरोसा बरकरार रहेगा। आगे बढ़ने से पहले जरा LIC के बारे में जान लेते हैं। 1956 में LIC का गठन हुआ था और आज से 20-22 साल पहले तक बीमा मतलब LIC ही हुआ करता था। साल 2000 के पहले तक बीमा क्षेत्र में LIC का एक छत्र राज था और आज भी बीमा के क्षेत्र में इसकी 60% से अधिक की हिस्सेदारी बनी हुई है। फिलहाल सरकार विनिवेश प्रक्रिया के तहत LIC में अपनी 5% हिस्सेदारी बेचकर इसके IPO से 54 से 94 हजार करोड़ रुपए तक जुटा सकती है। LIC के IPO को देश के इतिहास का सबसे बड़ा IPO माना जा रहा है। IPO से मिलने वाला पूरा पैसा सरकार के पास जाएगा, न कि LIC के पास, क्योंकि कंपनी की तरफ से कोई नया शेयर जारी नहीं किया जा रहा है। जाहिर है इससे सरकार को विनिवेश का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। LIC के IPO का 10% हिस्सा इसके पॉलिसी धारक के लिए रखा जा सकता है और इन्हें IPO में 5% का डिस्काउंट भी मिल सकता है। साथ ही LIC कर्मचारियों के लिए भी IPO में 5% का अधिकतम कोटा हो सकता है। वहीं IPO में 50% शेयर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के लिए आरक्षित हो सकते हैं, जबकि गैर संस्थागत निवेशकों के लिए करीब 15% और रिटेल निवेशकों के लिए करीब 35% शेयर आरक्षित रह सकते हैं। फिलहाल LIC के पास 28 करोड़ से अधिक पॉलिसीज हैं और ये आज भी कुल बीमा क्षेत्र के 60% से ज्यादा बाजार पर कब्जे के साथ देश का सबसे बड़ा प्लेयर बना हुआ है। और इसके IPO को लेकर निवेशकों को लंबे समय से इंतजार था। इसे लोगों का LIC के प्रति भरोसा कह सकते हैं कि जब से इसके IPO के आने की खबरें बाजार में आई, लोगों ने करोड़ों की संख्या में डीमैट खाते खुलवाए। यानी LIC के IPO को लेकर निवेशकों में खासा उत्साह तो है ही, साथ ही इसमें मोटी कमाई की उम्मीद भी है, सो अलग। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। क्रिप्टो का क्या होगा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर कहा है कि क्रिप्टो को लेकर सरकार और RBI के बीच बातचीत चल रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों की सहमति के बाद ही क्रिप्टो पर कोई फैसला हो पाएगा। On crypto, I've said that we are in the process of consultation. Whatever decision the government is going to take will be after the consultation. Now, if you're asking me, therefore, what I'm going to talk on G20, I may not be able to tell you now. और वहीं रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने क्रिप्टो को लेकर कहा कि क्रिप्टो पूंजी स्कीम जैसी ही है, इसके पीछे कोई संपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो का मकसद ही सरकारी सिस्टम को दरकिरार करना है। टी रविशंकर ने साफ किया कि क्रिप्टो किसी भी तरह से करेंसी, एसेट या कमोडिटी नहीं है। उन्होंने चेताया कि यह करेंसी सिस्टम, मॉनेटरी अथॉरिटी, बैंकिंग के लिए खतरा है और सरकार की इकोनॉमी कंट्रोल करने की व्यवस्था में बाधक होगा। उन्होंने कहा कि क्रिप्टो जो है वो सरकारों को ब्लैकमेल करने का जरिया भी बन सकता है। टी रविशंकर ने कहा कि भारत के लिए यही अच्छा होगा कि इस पर पाबंदी लगाई जाए। देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी बैंक धोखाधड़ी सामने आई है। इस धोखाधड़ी के मामले में नीरव मोदी, विजय माल्या को भी पीछे छोड़ दिया है। क्या है ये पूरा मामला? किसने किया धोखा? किसके साथ किया धोखा? और क्यों कहा जा रहा है इसे इतिहास का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड? समझिए पूरा सार इस रिपोर्ट में। देश के अब तक के सबसे बड़े बैंकिंग फ्रॉड केस में SBI की शिकायत पर CBI ने ABG शिपयार्ड के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। आरोप है कि ABG शिपयार्ड कंपनी के जरिए करीब 22,842 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ABG शिपयार्ड लिमिटेड की शुरुआत साल 1985 में हुई थी, जो गुजरात के दाहेज और सूरत में पानी के जहाज बनाने और उनकी मरम्मत का काम करती है। अब तक ये कंपनी 165 जहाज बना चुकी है। इस कंपनी ने 1991 तक तगड़ा मुनाफा कमाते हुए देश विदेश से बड़े ऑर्डर हासिल किए थे।
एक रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी को साल 2016 में 55 करोड़ डॉलर से ज्यादा का नुकसान हुआ था। इसके बाद कंपनी की हालत बिगड़ती गई। इसी नुकसान के चलते कंपनी ने कई बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया। SBI की शिकायत के मुताबिक ABG कंपनी ने अप्रैल 2012 से जुलाई 2017 के बीच अलग अलग बैंकों से करोड़ों रुपए का लोन लिया। ABG कंपनी ने SBI से 2,925 करोड़ रुपए का कर्ज लिया, जबकि ICICI बैंक से 7,089 करोड़, IDBI से 3,634 करोड़, बैंक ऑफ बड़ौदा से 1,614 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक से 1,244 करोड़ और इंडियन ओवरसीज बैंक से 1,228 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर नहीं चुकाया। फिलहाल CBI पूरे मामले की जांच कर रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बैंक घोटाले हो चुके हैं। इससे पहले हीरा कारोबारी नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक के साथ 14,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की थी। नीरव मोदी की देश और विदेश में काफी संपत्तियां जब्त भी की जा चुकी हैं। उसे लंदन से भारत प्रत्यार्पित करने की कोशिश भी चल रही है। वहीं विजय माल्या पर भी करीब 9,000 करोड़ रुपए के बैंक धोखाधड़ी का मामला भी सुर्खियों में है। उसे भी भारत प्रत्यार्पित करने की कवायद आखिरी चरण में है। इसी बीच ABG कंपनी का ये फ्रॉड अब तक के सबसे बड़े बैंक घोटाले के तौर पर देखा जा रहा है। फिलहाल CBI ने ABG शिपयार्ड कंपनी के तत्कालीन चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ऋषि कमलेश अग्रवाल के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज कर लिया है। इसके साथ ही तत्कालीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर संथानम मुथास्वामी, डायरेक्टर्स अश्विनी कुमार, सुशील कुमार अग्रवाल, रवि विमल निवेतिया और एक दूसरी कंपनी ABG इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबरें विधानसभा चुनाव से। तो आज यूपी, उत्तराखंड और गोवा में वोटिंग हुई है और मतदाताओं ने तीनों जगह, यूपी में तो दूसरे चरण का मतदान था, लेकिन उत्तराखंड और गोवा की सभी सीटों पर मतदान हुआ। आज बढ़ चढ़कर हिस्सेदार हुए हैं, बने हैं वहां के स्थानीय वोटर्स। उत्तर प्रदेश में आज दूसरे चरण के लिए वोटिंग हुई। इस दौरान 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हुआ। वोटर्स ने 586 उम्मीदवारों की किस्मतें तय कर दी हैं। यूपी में दूसरे चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ है। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां सभी 70 विधानसभा सीटों के लिए वोट डाले गए। इसके साथ ही 632 प्रत्याशियों की किस्मत उत्तराखंड में ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे तक राज्य में 60% से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की थी। अब तक जो आंकड़े सामने आए हैं उसके मुताबिक पिछली बार के मुकाबले इस बार कम वोटिंग हुई है। 2017 में 64.8% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया था। और गोवा की बात करें तो यहां भी सभी 40 सीटों के लिए मतदान हुआ है। 301 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। शाम 6 बजे तक यहां पर 78% मतदान हुआ है। गोवा में हमेशा से ही ठीक ठाक मतदान होता आया है। इस बार यहां बहुकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो यहां की लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस के साथ ही आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और बहुत सारे छोटे दल यहां पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो जैसा हमने आपको कहा कि यूपी में तो दूसरे चरण का रण था और उसमें कई उम्मीदवारों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो गई है। खास तौर से यूपी में तो बड़ा दिलचस्प समीकरण है। इस बार जितनी भी सीटें दूसरे चरण में है, 50% से ज़्यादा मुस्लिम मतदाता हैं उनमें। लेकिन उत्तराखंड में चूंकि समस्त सीटों पर मतदान आज हो चुका है, एक ही चरण में था, वहां के क्या समीकरण है जरा समझने की कोशिश करते हैं। उत्तराखंड राजनीतिक लिहाज से है तो छोटा सा स्टेट, लेकिन राजनीतिक लिहाज से बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। 2022 की जंग इस बार अगर देखें तो इस बार कुल वोटिंग प्रतिशत जो है वो लगभग 60% के आसपास है। जैसा हमने आपको बताया कि पिछली बार के मुकाबले ये जो वोटिंग प्रतिशत था ये लगभग 64% के आसपास था। इस बार 60% के आसपास वोटिंग हुई है। हालांकि इस पर कुछ रिवीजन हो सकता है, बट फिलहाल इसे कहा जाएगा कि पिछली बार के मुकाबले कम हिस्सेदारी वहां के वोटर्स ने निभाई, लेकिन 60% एक ठीक ठाक मतदान प्रतिशत कहा जाएगा। इस बार कुल प्रत्याशी जो हैं मैदान में वो 632 हैं और इन 632 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो गई है। लगभग 1 करोड़ के आसपास की आबादी है उत्तराखंड की, और उसमें कुल मतदाता अगर आप देखें तो 42 लाख से ज्यादा मतदाता हैं। और आज इन मतदाताओं ने जैसा कि हमने आपको बताया 632 प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद कर दी है।
2017 में किस तरह के समीकरण थे उत्तराखंड में, ये भी आपको समझा लेते हैं। देखिए कुल सीट जो है वो 70 सीटें हैं। बीजेपी को पिछली बार प्रचंड बहुमत मिला था और राज्य के इतिहास में 2000 में यूपी से अलग होकर उत्तराखंड अस्तित्व में आया था और तब से लेकर अब तक किसी भी पार्टी को मिली सबसे ज्यादा सीटों का जो आंकड़ा था वो बीजेपी के पास 2017 के चुनावों में मोदी लहर, एक प्रचंड मोदी लहर चली थी। त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उसके बाद उनको बदलकर 2 सीएम वहां पर बदलने पड़े बीजेपी को। तीरथ सिंह रावत आए, उसके बाद धामी साहब आए, लेकिन वो प्रचंड बहुमत, उसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल कांग्रेस को अगर आप देखें तो कांग्रेस सिमट गई थी सिर्फ 11 सीटों पर, अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। तो ये था 2017 का चुनावी समीकरण उत्तराखंड का। अब इस बार क्या खास रहे उत्तराखंड के चुनाव में वो आपको बताते हैं। देखिए बीजेपी ने पुष्कर सिंह धामी पर दाम लगाया, वो भी चुनाव के ठीक 6 महीने पहले। जैसा हमने आपको बताया त्रिवेंद्र सिंह रावत का लगभग 4 साल का कार्यकाल, उसके बाद तीरथ सिंह रावत आए, उनका 6 महीने का कार्यकाल रहा, वो भी नहीं चल पाए, उनको आला कमान ने बाहर का रास्ता दिखाया और उसके बाद धामी जो कि युवा हैं उन पर दाम लगाया। तो पुष्कर सिंह धामी क्या बीजेपी की नैया पार लगाएंगे, इस पर सबकी नजरें। 3 मुख्यमंत्री बदले, लोगों में मिलीजुली राय है, कॉन्फिडेंस, प्रचंड बहुमत के बावजूद बीजेपी 3 मुख्यमंत्रियों को बदलना पड़ता है बीजेपी को, यह सवाल बार बार बीजेपी से पूछा जाता रहा, खास तौर से चुनाव के ठीक 1 साल पहले तक जब मुख्यमंत्री बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो उससे पार कैसे पाएगी बीजेपी, इस पर सबकी नजरें हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक खास जो फोकस रहा है वो कुमाऊं मंडल पर। कुमाऊं मंडल इसलिए हम कह रहे हैं, देखिए 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। कुमाऊं मंडल पर इसलिए क्योंकि बीजेपी के दिग्गज नेता और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कुमाऊं मंडल से आते हैं, और दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो कांग्रेस की तरफ से जिन्होंने कमान संभाली हुई है हरीश रावत, वो भी कुमाऊं से आते हैं। तो सबकी नजरें फिलहाल कुमाऊं पर है। हालांकि बहुत सारे दिग्गज नेता गढ़वाल मंडल में भी हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के सीएम चेहरा वर्सेस बीजेपी के सीएम, उस पर जब सबका फोकस तो कुमाऊं में है। और कुमाऊं में कहा जाता है कि कांग्रेस का खासा दबदबा है, तो वहां पर बीजेपी मशक्कत कर रही है अपने जनाधार को बढ़ाने की। तो इसके अलावा इस बार जो खास है, आम आदमी पार्टी और उक्रांद जैसे, उक्रांद यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल, जिसको कहा जाता है कि इसी की अगुवाई में उत्तराखंड पृथक आंदोलन की राह प्रशस्त हुई थी, लेकिन वो एक राजनीतिक मकाम आज तक उत्तराखंड बना नहीं पाया उत्तराखंड क्रांति दल। लेकिन इस बार दमखम के साथ उत्तराखंड क्रांति दल प्रदेश की आत्मा अपने आप को कहता है उत्तराखंड क्रांति दल। तो इस बार क्या उत्तराखंड क्रांति दल पर लोग अपना भरोसा दिखा पाएंगे? और आम आदमी पार्टी जो कर्नल कोठियाल के नेतृत्व में सीएम का चेहरा उन्हें घोषित कर दिया गया है। कर्नल कोठियाल काफ़ी लोकप्रिय व्यक्ति हैं। केदारनाथ का जो पूरा का पूरा पुनर्निर्माण का कार्य हुआ उनकी देखरेख में हुआ, सेना के बैकग्राउंड से आते हैं, तो हर वो बात उनमें है जो एक सीएम कैंडिडेट में होनी चाहिए, और इसी पर दाव आम आदमी पार्टी ने लगाया था। लेकिन क्या ये दाव सही साबित होगा, ये उत्तराखंड में देखने वाली बात होगी। तो ये हमने पूरा उत्तराखंड का आपको बताया। अब जरा फटाफट से चलते हैं गोवा, क्योंकि गोवा में भी आज 40 सीटों पर चुनाव संपन्न हो चुका है और गोवा का जो रण है वो हमेशा से दिलचस्प रहा है। 2017 के चुनाव तो खास तौर से दिलचस्प रहे। तो किस तरह से वहां पर राजनीतिक समीकरण है वो आपको बता देते हैं। कुल सीटें गोवा में 40 सीटें हैं। अगर आप बीजेपी को देखेंगे तो देखिए 13 सीटें बीजेपी को 2017 में मिली थी, कांग्रेस के खाते में आई थी 17, अन्य के खाते में आई थी 10। अब आप देखिएगा यही जो नंबर है ना, यही गोवा की सारी कहानी बयां करते हैं। गोवा में इस बार बीजेपी की सरकार, लेकिन पिछली बार सिर्फ 13 सीट मिली थी। कांग्रेस बहुमत के करीब थी, बना सकती थी सरकार, 19 सीटों चाहिए वहां पर सरकार बनाने में। दिग्विजय सिंह उस समय चुनाव प्रभारी थे, लेकिन कहा यह जाता है कि कांग्रेस सोती रही और बीजेपी अपना समीकरण को दुरुस्त करते हुए वहां पर सरकार बना ले गई। लेकिन क्या इस बार बीजेपी के लिए वही मौके हैं, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि इस बार खास तौर से बीजेपी के भीतर कई तरह के बहुत सारी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब आपको आगे बताएं कि किस तरह का वोटिंग प्रतिशत इस बार रहा है। ये देखिए, अब इस बार की जंग में देखिए कुल वोटिंग प्रतिशत जो हमने आपको बताया लगभग 75% के आसपास से ज्यादा, बहुत अच्छा वोटिंग प्रतिशत रहता है। बड़े जागरूक वहां के मतदाता कहे जाते हैं। इस बार बीजेपी ने सभी 40 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, कांग्रेस ने गठबंधन के साथ 37 सीटों पर अपने और कुछ गठबंधन के साथ उतारे। और अन्य देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अन्य देखिए इस बार 224 अन्य हैं और इसमें छोटी छोटी पार्टीज हैं, और यही छोटी छोटी पार्टीज बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ाती हुई नजर आ रही हैं। तो ये बीजेपी और कांग्रेस के लिए जो राह मुश्किल लग रही है वो इसी वजह से लग रही है कि छोटे छोटे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहाँ पर, चाहे गोवा फॉरवर्ड पार्टी हो या वहाँ पर दूसरी तरह की पार्टियाँ हों, वो इस बार समीकरणों को बदल सकते हैं। इस बार खास क्या है ये भी आपको दिखा देते हैं। इस बार खास में देखिए, बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ी मुश्किल पैदा हुई है वो भीतरी घात भी हो चुका है। और अब आप कहेंगे कि
जी बिजनेस किस तरह की बात कर रहा है कि गोवा चुनाव में इस बार मनोहर पर्रिकर फैक्टर इस बार अहम फैक्टर रहने वाला है। स्वर्गवासी हो चुके हैं मनोहर पर्रिकर, उनका निधन हो गया, लेकिन उनका नाम इस बार खासा चर्चाओं में है राजनीतिक गलियारों में, खासकर बीजेपी के लिए। देखिए, गोवा मनोहर पर्रिकर की बहन ने भी आरोप लगाया कि बीजेपी ने इस बार समझौता किया है अपनी जो परंपरा रही है, और जिस सोच के साथ मनोहर पर्रिकर बीजेपी को आगे ले जाना चाहते थे, कांग्रेस के तमाम लोगों को बीजेपी के स्टैम्प पर या कहीं के चुनाव चिन्ह पर टिकट दे दिया गया, तो इससे खासी तौर पर नाराज हैं। मनोहर पर्रिकर के जो बेटे हैं उत्पल पर्रिकर, उनको भी टिकट नहीं दिया। तो एक तरह से मनोहर पर्रिकर का ये चुनाव जो इस बार इर्द गिर्द घूम रहा है उनके नाम पर। इसके अलावा बीजेपी विरोधी वोटों के लिए गोवा फॉरवर्ड पार्टी अब कांग्रेस के साथ आ गई है। ये एक बड़ा फैक्टर कहा जा रहा है कि क्या वो इस बार बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा करेगा। इसके साथ साथ इस बार गोवा चुनाव में आपने देखा होगा कि टीएमसी आम आदमी पार्टी का बड़ा रोल है। आम आदमी पार्टी तो पिछली बार भी काफी अच्छी खासी टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, लेकिन इस बार ममता बनर्जी ने बड़े चेहरों के साथ उतरने की कोशिश की, और इसी वजह से कहा जा रहा है कि वहां पर अब त्रिकोणीय नहीं, चतुष्कोणीय नहीं, बहुकोणीय मुकाबला हो गया है। और ये छोटे दलों की, जिनकी हम बात कर रहे थे, छोटे दलों की भरमार है, और इसकी वजह से बीजेपी कांग्रेस का खेल बिगड़ सकता है। और ये छोटे दल, इनके जो प्रत्याशी हैं, निर्दलीय हैं, वो कभी बीजेपी में कभी कांग्रेस में, तो एक तरह का कंफ्यूजन है। अब बीजेपी ने वहां पर हिंदुत्व का कार्ड खेलने की कोशिश तो की है, लेकिन गोवा में 25% ईसाई और 67% हिंदू है, लेकिन वहां के लोग जो हैं उनमें हिंदुत्व का कार्ड चलेगा या नहीं चलेगा, ये कहा जाता है कि थोड़ा सा कहना मुश्किल है। तो देखते हैं इस बार गोवा में किस तरह के चुनावी समीकरण हैं। लेकिन फिलहाल जब हमने आपको बताया कि 75% के आसपास की वोटिंग वो किस तरफ हवा का रुख करेगी या ऊंट किस तरफ, किस करवट बैठेगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब चलते हैं जरा यूपी की बात कर लेते हैं। और यूपी में क्योंकि 2 चरण के मतदान हो चुके हैं और अब बारी है वहां पर तीसरे चरण की, और इसके लिए लगातार चुनावों का, संबोधनों का, चुनाव प्रचार का दौर जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरे चरण के मतदान के बीच में आज कानपुर में जनसभा को संबोधित किया, और पीएम ने कहा कि ये चुनाव बांटने वाली राजनीति को दफनाने का मौका है। पीएम ने परिवारवाद पर जोरदार चोट भी की और कहा कि घोर परिवारवादी हारेंगे, और इस बार यूपी में रंगों वाली होली 10 दिन पहले यानी कि 10 मार्च को होगी। इस बार उत्तर प्रदेश में रंगों वाली होली 10 दिन पहले ही मनाई जाएगी। 10 मार्च को ही जब चुनाव नतीजे आएंगे, धूमधाम से रंगों वाली होली शुरू हो जाएगी। और इधर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार हमला बोला है। सीएम ने कहा कि जनता ने विपक्षी दलों को ठंडा कर दिया और हमारी सरकार का काम अब बोल रहा है। जनता ने पहले चरण में उन्हीं लोगों को ठंडा कर दिया है। हम लोग तो जो पहले थे वही आज भी है। जनता के बीच में जा रहे हैं अपने मुद्दों को लेकर के। अपनी बात को, जब काम और सोच ईमानदार है तो काम भी दमदार तरीके से हुए हैं और उसी दमदार तरीके से बोल भी रहे हैं। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं कोरोना की। कोरोना की लहर अब खत्म होती दिख रही है। 24 घंटे के भीतर कोरोना के मामलों में जबरदस्त गिरावट देखी गई है। 24% की गिरावट दर्ज हुई है। नए मामलों की बात करें तो 24 घंटे के भीतर 34,113 नए मामले, 346 मरीजों ने इलाज के दौरान हालांकि दम भी तोड़ा है, जबकि 91,930 मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौटे। देश में एक्टिव केसेस की बात करें तो यह संख्या घटकर अब 4,78,882 के करीब पहुंच चुकी है, यानी कि 5 लाख से नीचे। और इस बीच लगातार ओपन अप भी हो रहा है। राजधानी दिल्ली में आज से नर्सरी से लेकर 8वीं क्लास तक के स्कूल खुल गए हैं। आपको बताएं कि 9वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए कोरोना गाइडलाइंस भी जारी की हैं। बच्चों को अपना खाना, किताबें, अन्य स्टेशनरी का सामान एक दूसरे से शेयर नहीं करने की सलाह देने की बात भी इसमें शामिल है। शिक्षा निदेशालय ने साफ किया है कि छात्रों को स्कूल भेजने को लेकर स्कूलों द्वारा किसी भी अभिभावक पर दबाव नहीं बनाया जाएगा। कमोबेश हर राज्य ने यही स्थिति अपनाई है। साथ ही छात्रों को अपने साथ माता पिता से मिला सहमति पत्र लेकर भी आना होगा।